नमस्कार। अब आप सुनेंगे मानव अधिकार के संदर्भ में सूचना के अधिकार की प्रासंगिकता विषय पर सामाजिक कार्यकर्ता संजय आर्य का व्याख्यान। ये व्याख्यान उनके द्वारा मानव अधिकार दिवस के अवसर पर 10 दिसंबर 2021 को नेहरू मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय हनुमानगढ़ राजस्थान के सभागार में विद्यार्थियों को दिया गया था। आइए सुने संजय आर्य का व्याख्यान। आज का विषय मानवाधिकारों के संदर्भ में सूचना के अधिकार कानून की प्रासंगिकता। दो विषयों को समावेश किए हुए है। पहला विषय मानवाधिकार और दूसरा विषय कि सूचना के अधिकार के माध्यम से किस तरह से मानवाधिकारों को क्रियान्वित किया जा सकता है या किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है। मानवाधिकार का विषय किसी परिभाषा के माध्यम से समझे जाने वाला विषय नहीं है। मानवाधिकार का विषय एक अंतर आत्मा से समझे जाने वाला विषय है जो मानवीय सभ्यता के विकास के साथ साथ सदैव अपनी परिभाषा बदलता रहा है और बदलता रहेगा। मैं इस विषय को आत्मसात करने के लिए आप सबसे पहले रामचरितमानस के तुलसीदास जी की एक चौपाई का उल्लेख करूंगा। देहिक देविक भोति ताया राम राज्य में कहूती न्यापा सब नर करही परस्पर प्रीति होई स्तुति नीति। रामचरितमानस या रामायण, उसमें राम राज्य की कल्पना की गई है। एक ऐसा राम राज्य जिसमें सब मनुष्य भय के बिना रहते हों, उन्हें किसी कानून या विधान के द्वारा नहीं, नैसर्गिक स्वतंत्रता स्वतः मिली हो, प्रेम पूर्वक रहते हो, और ऐसी कल्पना जिसमें दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं होता हो। निश्चित तौर पर मानवाधिकार एक विस्तृत विषय है और इस विषय की आत्मा को छूने के लिए हमें मानवीयता को आत्मसात करना होगा। और मानवीयता ऐसा विषय है जिसे किसी राष्ट्र, किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। वह मस्तिष्क में बुद्धि के विकास के साथ मानवीयता का विकास मानव जाति के लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और मानवीयता के विकास के साथ साथ मानव अधिकारों का विकास होता है। जैसे जैसे आप में मानवीय भावनाओं का विकास होगा, वैसे वैसे मानव अधिकार विकसित होंगे। आप इस बात को इस तरह से समझते हैं कि जैसे जैसे आप इस दुनिया के बंधनों से मुक्त होकर हर प्राणी मात्र के बारे में सोचने लगेंगे, उनके अधिकारों की रक्षा करने लगेंगे, वैसे वैसे उनके अधिकार जो है आपको बेहतर करने की दिमाग में आपके बात आने लगेगी। और यही मानवाधिकारों का विकास है। लोकतंत्र एक ऐसा विषय है जो मानवाधिकार प्रदत्त तो नहीं करता, लेकिन मानवाधिकार के संरक्षण के लिए एक सहायक तत्व है। क्योंकि लोकतंत्र का भाव क्या है? मैं लोकतंत्र के भाव को एक अलग ढंग से आपको दो परिभाषाओं से बताता हूं। एक परिभाषा लूंगा मैं गांधी दर्शन से लूंगा। आजकल आपके प्रशासन गांव के संग अभियान भी चल रहा है, उसके लिए प्रशासन ने एक पुस्तिका प्रकाशित की है। उस पुस्तिका के प्रथम द्वितीय पृष्ठ के ऊपर उस भाव को लिखा है कि किसी भी लोक कल्याणकारी राज, उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है, राजतंत्र हो सकता है, तानाशाही हो सकता है, उसका लोकतंत्र हो सकता है, उसकी योजनाओं का लाभ
उस अंतिम छोर पर बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। अब इसी लोकतंत्र के भाव को आप लोकतंत्र की परिभाषाओं से निकलते हुए दूसरे तरीके से देखें। मुझे एक बात पर मंथन कीजिए कि किसी के घर में विवाह है, आप तीन पक्षों को ले लीजिए, एक झुग्गी झोंपड़ी वाले को ले लीजिए, उसके साथ में एक सड़क पर छत के नीचे अपना जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को ले लीजिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार को ले लीजिए और एक उच्च वर्गीय परिवार को ले लीजिए। विवाह का तौर तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन विवाह की खुशी तो सबके लिए समान है। उस मां के लिए जिसका बेटा शादी हो रही है, बेटी शादी हो रही है, चाहे वो एक सड़क पर आसमान के नीचे अपना जीवन व्यतीत करने वाला है, चाहे वो एक झोंपड़ी में जीवन व्यतीत करने वाला है, चाहे एक महल में व्यतीत करने वाला है, उसके लिए उसकी खुशी तो समान है। अगर उनके घर में एक मृत्यु होती है, चाहे वो वह व्यक्ति है जो अपना सारा जीवन फुटपाथ पर निकाल रहा है, झोपड़ी में निकाल रहा है, या एक घर में निकाल रहा है, या महल में निकाल रहा है, उसका दुख तो सबके लिए समान है। और यही लोकतंत्र है, और यही लोकतंत्र जो आपको रास्ता दिखाता है वो मानव अधिकारों का रास्ता दिखाता है। देखिए, सार्वभौमिक रूप से मानवाधिकार की मैं बात करूं तो प्राचीन काल से मानवाधिकार की बात होती आ रही है। कब से चली आ रही है, मैंने इस पे भी मंथन करने का प्रयास किया। हम अक्सर कहते हैं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की बात, नेचुरल जस्टिस की बात, और नेचुरल जस्टिस की बात कब से चली आ रही है? आदिकाल से चली आ रही है। नेचुरल जस्टिस क्या है, आप अपने कॉलेज की प्रासंगिकता में समझ लीजिए। आपके प्राचार्य की दृष्टि के अंदर किसी विद्यार्थी ने महाविद्यालय के नियम को तोड़ दिया। नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि आपके प्राचार्य महोदय आपको सुनवाई का अवसर देंगे, सबसे पहले पूछेंगे कि क्या हुआ, आपको सुनवाई का, अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। यही तो प्राकृतिक न्याय है। और जब प्राकृतिक न्याय इंप्लीमेंट होता है तो अपने आप स्वतः ही अधिकारों की रक्षा होने लगती है। एक बड़ा पार्ट जो है वो जस्टिस का सामने आने लगता है, वो उस सुनवाई से। आपको एक उदाहरण और देता हूं। आपने सबने महाभारत रामायण सुनी होगी, पुराने युद्धों के बारे में सुना होगा। आपने इतिहास में, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में सुना होगा। क्या था, एक नियम थे कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। सैनिक की हालत यह हो गई तो उस पर आक्रमण नहीं होगा। सत्ता के लिए युद्ध हो रहा है, किसी विषय के लिए हो रहा है, चाहे वो वास्तविक विषय है चाहे वो मिथक विषय है, लेकिन उसमें भी दूसरे के अधिकारों की पालना हो रही है। यही तो ह्यूमन राइट्स है। इसी में तीसरे विषय पर आपके पास में आता हूं। देखिए, अलग अलग दार्शनिक मानवाधिकारों को अलग अलग ढंग से परिभाषित करते आए हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा मार्क्स की। उनका मानना था कि जो अधिकार नागरिकों को दिए गए उनका उपयोग कैसे होता है, इस पर मानवाधिकारों का हनन और मानवाधिकार टिके हुए हैं कि नागरिकों को अधिकार क्या दिए गए हैं राज द्वारा, क्योंकि उसी से ही वहां की सभ्यता और संस्कृति का विकास होगा और उसी पे ही ह्यूमन राइट्स निर्भर करेंगे। एक दार्शनिक हुए स्टालिन, उन्होंने मानवाधिकार के बारे में एक बहुत खूबसूरत बात कही कि एक भूखे और बेरोजगार व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता कोई महत्व नहीं रखती। आदमी को सबसे पहले क्या चाहिए? अपने पेट की भूख को शांत करना चाहता है। किसी भी देश की स्वतंत्रता वही होती है जहां शोषण, बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति एवं कल की चिंता की समस्या नहीं है। मैं समझता हूं, मैं बहुत मन से स्टालिन की इस परिभाषा को मानवाधिकारों के संदर्भ में पढ़ता हूं, जो एक अपने आप मानवाधिकार संरक्षित हैं या नहीं है, इस बात का एक प्रयोगशाला के रूप में काम कर देती है। इसलिए प्रत्येक शब्द को सुनिएगा
किसी भी देश की स्वतंत्रता वही होती है जहां शोषण, बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति और तीसरा विषय कल की चिंता की समस्या नहीं है। कल की चिंता क्या हो सकती है? कल की चिंता आपको यह हो सकती है कि आपको किस माध्यम से रोजगार मिलेगा, आपके जीवन की आवश्यकताएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, आप सुरक्षित जीवन जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, आपके साथ में कोई अपराध होता है तो आप उसकी सुनवाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपके यदि बीमार पड़ते हैं तो एक जो गुणवत्ता के मापदंड के अनुरूप आपको इलाज मिलना चाहिए वह मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, उसमें कहीं धन तो आड़े नहीं आ जाएगा, उसमें कहीं जाति तो आड़े नहीं आ जाएगी, उसमें कहीं धर्म तो आड़े नहीं आ जाएगा। मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं अपने रोजगार के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा, वो मेरे बुढ़ापे में मेरा संरक्षण कैसे होगा, यही तो भविष्य की चिंताएं हैं। और यदि इन चिंताओं का आप जन्म से लेकर मृत्यु तक आकलन कर लें, जन्म मैंने इसलिए कहा, बहुत से बच्चों ने शिक्षा की बात कही, अगर किस बात के मानवाधिकार की बात आपने कहा, एक सड़क पर फुटपाथ पर बच्चे को जन्म देने वाली मां का यदि ये बात उसके भविष्य की चिंता होगी कि उसका बच्चा कहां पढ़ेगा, उसको शिक्षा कहां से मिलेगी, क्या वो भी उसी की तरह उस फुटपाथ पर अपना जीवन व्यतीत कर देगा? क्या एक चरावा अब जिसने अपनी जिंदगी में भेड़ बकरियों को चराया, उसका बच्चा भी शिक्षा के अभाव में जीवन भर वही काम करेगा? वो अवसर सबके लिए समान हो, यही ह्यूमन राइट्स की ओर संकेत करते हैं। आगे स्टालिन कहते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी तभी मायने रखती है जब आदमी रोजगार में लगा हो, रोटी कपड़ा और मकान की चिंता से मुक्त हो। यह महत्वपूर्ण विषय है। इसी से अगली एक महत्वपूर्ण बात जो मैं लेके आता हूं, इन सब विषयों को एक छोटी सी परिभाषा में समेट देता हूं, जिनका दर्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो गांधी दर्शन की बात कर लेते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स को कैसे परिभाषित कर देते हैं सारे मानवाधिकारों का, और उसके मानवाधिकार का आधार क्या है? मानवता। जहां मानवता का बीज इस दिमाग में हमारे बीजारोपण हो गया, वहां मानवाधिकारों का तो संरक्षण अपने आप ही हो गया। देखिए, मैं इस बात को आपको आदिकाल से लेकर आया हूं। मैंने पहले कहा, मानवाधिकारों की परिभाषा सदैव बदलती रहेगी। जैसे जैसे आपके इस मस्तिष्क की खिड़कियां खुलेंगी और आपका मस्तिष्क विस्तृत होगा, आपको हर चीज ये लगने लगेगी कि ये इस व्यक्ति का अधिकार था, इसको मिलना चाहिए था। मैं एक बात यहां फिर आपको कह रहा हूं, इस बात को समझाने के लिए राजस्थान पत्रिका के ऊपर एक कॉलम में एक आप पढ़ते होंगे, एक बात लेती बात आती है। हो सकता है कि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हो, लेकिन मुझे अपने विचारों को रखने का अधिकार है और मैं आपके विचारों का भी सम्मान करता हूं। मैंने पहले कहा कि कुछ रास्ते हमारे मानवाधिकार की परिभाषा को संकुचित करते रहते हैं, जिनमें एक राष्ट्रवाद है। ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि हो सकता है कि बहुत से कुछ लोगों को ये ठेस पहुंचे ये बात सुनकर, क्योंकि मानवीयता और राष्ट्रवाद दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। उसमें सृष्टि है, उसमें देश है। सुनवाई का अधिकार तो एक आतंकवादी को भी होगा। ये ह्यूमन राइट्स की बात है। हो सकता है कि आपको मैं ये बात कहता हुआ देशद्रोही भी लगूं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कसाब के बारे में ये कहा जाता है कि नहीं, इसकी सुनवाई नहीं होगी, इसको तो उल्टा लटका दो, और उस पर प्रतिक्रियाएं होती हैं। क्यों? उसका मानवाधिकार नहीं है। यदि उसने हनन किया है तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप उसके जो भी आपके कानून उसको दंड मिलेगा, लेकिन उसे सुनने में हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सुनना तो हमारा अधिकार है, और ये सबसे बड़ा मानवाधिकार जो है वो यही है। मानवाधिकार को धीरे धीरे आदिकाल से विकसित हुआ, और विकसित होने के बाद जब हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया तो उस पर ये बहुत सा काम होना शुरू हुआ, और
उसके बाद मानवाधिकार के जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर था, जो आज 10 दिसंबर के दिन अस्तित्व में आया, उसमें 30 बिंदुओं पर मानवाधिकार को परिभाषित किया गया, जिसमें आर्टिकल्स के रूप में हम देखते हैं कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र एवं अधिकारों तथा गरिमा की दृष्टि से समान होंगे। मेरे पहले उदाहरण को देखो, फुटपाथ पर पैदा होने वाला व्यक्ति और राजमहल वाला व्यक्ति जन्म से दोनों क्या होंगे? समान होंगे। आर्टिकल 2, प्रत्येक व्यक्ति जाति, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक, सामाजिक उत्पत्ति, जन्म अथवा किसी प्रकार के भेदभाव के बिना इस घोषणा पत्र से में व्यक्त किए गए सभी अधिकारों की स्वतंत्रता के पात्र होंगे। राइट ऑफ लिबर्टी की बात आई है। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। कोई व्यक्ति दासता या गुलामी में नहीं रखा जा सकेगा। किसी व्यक्ति के क्रूर या अनुचित दंड नहीं दिया जाएगा और न ही उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा। मैं बात तो मेरा विषय आगे था, कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन इसके साथ में मुझे एक बात याद आ गई। थोड़ा सा पाठ्य पुस्तक से भी बाहर आ जाएंगे। बहुत से मुद्दों पर ह्यूमन राइट्स पर काम करने का मौका मिला और अभी एक विषय पर मैं काम कर रहा हूं, वो ये इसी बात से संबंधित है। हमारा लॉ इंग्लिश लॉ है, इंग्लिश लॉ से हमने अडॉप्ट किया और मैं भारत की जो इंडियन पैनल कोड चाहे वो अंग्रेजों ने बनाई हो, उस मानसिकता से दूर होते हुए उसको बहुत पसंद करता हूं। वो इसलिए पसंद करता हूं कि वो इतनी दूरगामी सोच के साथ बनी हुई है। एक चोरी के लिए दंड क्या है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 1 माह से 6 माह। आप सोचेंगे कि ये क्या बात हुई, 1 माह से 6 माह डिस्क्रिप्शन क्यों दे दिया? आप सोच को देखिए, एक आदमी अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए रोटी भी चोरी कर सकता है, दूसरा विलासिता के लिए। अपराध तो दोनों चोरी है, लेकिन उनके लिए दंड समान नहीं हो सकता। ये मैं भारतीय दंड संहिता की खूबसूरती कहता हूं। हर पनिशमेंट के लिए कहा गया है। भारतीय जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, जो आपकी दंड प्रक्रिया संहिता है, वो भी इंग्लिश से है। एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और ये प्रमाणित मान लेती है कि साहब ये व्यक्ति प्रथम दृष्टया दोषी है, तब उसको अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करने के बाद में जो भी जमानत का प्रोसीजर है ऑफेंस के मुताबिक वो होगा और उसके बाद में एक स्वतंत्र न्यायपालिका उसका विचारण करती है और अंतोगत्वा पनिशमेंट है, उसको अपील का प्रावधान है। यही लॉ इंग्लिश लॉ इंग्लैंड में काम कर रहा है। अब यहां इस सोच की बात अंतर आया। इंग्लैंड में मुकदमा दर्ज होने के बाद इसी कानून के तहत यदि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, जब तक प्रथम दृष्टया पुलिस मुझे उसमें आरोपी नहीं मान लेगी और मुझे न्यायालय कन्विक्टेड नहीं कर देगी, कानून की दृष्टि में भी और समाज की दृष्टि में भी। अब आप हमारे यहां आ जाइए, किसी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई, समाज तो मान लेता है कि अपराधी है, कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, और पुलिस क्या करती है, जो उसी व्यवस्था से निकले हुए लोग हैं, इन्वेस्टिगेशन बाद में करते हैं, पहले उसको हरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करते हैं, चाहे वो विचारण के बाद में बरी हो जाए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको कन्विक्शन नहीं करवा सके। तो मैं जिस विषय पर इससे संबंधित काम कर रहा हूं, आपने देखा होगा कि पुलिस अरेस्ट करती है तो एक प्रेस नोट जारी करती है और अखबार में एक फोटो छपती है जिसमें यूं उसको बढ़ा रखा है, साथ में खड़े हैं। मेरे दिमाग में एक काफी दिनों से विषय चल रहा है और मैंने इस पे अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया ह्यूमन राइट कमीशन को भेजने के लिए। मुझे वो बड़ी वेदना देती है, क्योंकि आप इस देश में कन्विक्शन रेट देखें, कितने लोग बरी होते हैं, साक्ष्य है नहीं, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सही नहीं है, गलत लोग अपराधी बना दिए गए हैं, और आपने उसको समाज के सामने उसी समय खत्म कर दिया जब इस तरह का चित्र आपने अखबार में प्रकाशित कर दिया। क्या ये ह्यूमन राइट नहीं है? इसी से एक अनुच्छेद है, सभी को कानून के
समक्ष एक व्यक्ति की भांति मान्यता प्राप्त करने का अधिकार सभी व्यक्ति समान रूप से होते हैं। कानून के सामने सभी समान हैं, किसी प्रकार के भेदभाव के बिना सुरक्षा के हकदार हैं। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या कानून द्वारा मिले मूलभूत अधिकारों के हनन का सश्रम राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा प्रभावी एवं प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तारी, कैद या निष्कासन नहीं किया जा सकेगा। अब आप देखिए कि हम कितने में पिछड़े हुए हैं। हम बात तो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, कितनी भयंकर बात लिखी हुई है। दोबारा पढ़ रहा हूं, मनन कीजिएगा, समय जरूर ले रहा हूं, जिज्ञासाएं उन्हें नोट कर ले, मैं उनका भी निराकरण करने का प्रयास करूंगा। किसी भी व्यक्ति की मनमानी गिरफ्तारी, कैद या निष्कासन से नहीं निकाला जा सकेगा। अब आप हमारे यहां समाचार पत्रों का अवलोकन करें। फलानी खा पंचायत ने उससे गांव को निकाल दिया, उसे जाति से बाहर कर दिया, उसे समाज से बाहर कर दिया। आप सोचिए कि इस देश में 75 वर्ष की आजादी के बाद हम ह्यूमन राइट्स के बारे में कहां तक सोच रहे हैं, हमारी सोच कहां तक विकसित हुई है। अगली बात करूंगा, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार, कर्तव्य तथा उसके खिलाफ लगे अपराध के निर्णय के स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका के समक्ष बराबरी के साथ न्याय संगत आम सुनवाई के लिए अधिकार प्राप्त है। इसी तरह से जितनी भी स्वतंत्रता और न्याय और जीवन से संबंधित अधिकार हैं, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के इस चार्टर में 30 अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं, जिनको अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। अब बात यह आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो देश हैं, उन देशों ने उस संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को स्वीकार करते हुए अपने अपने देश में मानव अधिकारों के कानूनों के विकास की बात कही। और मैं समझता हूं कि उस सदी के भारत के लोग महान थे, जिन्होंने देश की आजादी लड़ने के बाद इस देश में मजबूती के साथ लोकतंत्र को स्थापित किया। उनकी सोच हम लोगों की सोच से कितने आगे थी, ये भारत के संविधान की परिभाषा से परिभाषित हो जाता है। जो मुझे ये सबसे अच्छी लगती है, मैं यहां इस बात को पुनः दोहराऊंगा। हम भारत के लोग भारत के एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य को बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को ऐतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। मैं समझता हूं कि ह्यूमन राइट्स का कोई विषय संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने 30 अनुच्छेद बनाकर उन्हीं बातों को परिभाषित किया और हमारे भारत की इस प्रस्तावना ने अपने आप में मानवाधिकारों को समावेशित कर लिया। इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। एक एक शब्द पर विश्लेषण कर लेना। मेरे इस उद्बोधन के बाद में इसका एक प्रिंट आउट लेकर जो बातें हमने मानवाधिकार के बारे में कही हैं, जो परिभाषा चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ से निकाली, चाहे आदिकाल से निकाली, हर बात को हम ले लेते हैं। और कितनी खूबसूरत बात है ये संविधान, हम पर थोपा नहीं गया है। मुझे शब्द बहुत अच्छा लगता है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित। जब हमने इसको आत्मा अर्पित कर लिया तो आवश्यकता बनती है, आवश्यकता जो है वो हमारी सोच को बदलने की है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन से निकल आइए, इस परिभाषा से निकल आइए और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चले जाइए। बहुत लंबा विषय है, समय आपको मैं ये भी नहीं चाहता कि आपके बोरियत महसूस हो, इसलिए बात करूंगा। मूल अधिकारों पर आ जाइए।
मूल अधिकार वही अधिकार है जो मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए जरूरी है, उससे बाहर कुछ नहीं है। मूल अधिकार आपने प्रारंभ से पढ़े होंगे, मूल अधिकारों को ले लीजिए और उसके बाद अब बात यह है कि इन मूल अधिकारों के परिवर्तन के संबंध में हम क्रियान्वित किस तरह से करते हैं, आवश्यकता के अनुरूप कानून कब कब और कैसे कैसे लाते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि कैसे कैसे लाते हैं, उदाहरण दूंगा आपको। सबसे पहले आपकी बात से लूंगा, सब बच्चों ने शिक्षा की बात कही। शिक्षा का अधिकार कानून किसके लिए हुआ? अंतर्गत किसका गोल पूरा करता है? मानवाधिकारों का गोल पूरा करता है। और मैं शिक्षा के अधिकार कानून की बात करते हुए फुटपाथ पर और उस भेड़ और गवालों के बीच में चलते हुए व्यक्ति को देखता हूं कि शिक्षा का अधिकार उसके लिए पूरा होगा, उसको भी शिक्षा का अधिकार है। चाहे हमारा गवर्नमेंट सेक्टर दे, हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर भी डेवलप हुआ है, तो सरकार ने यह भी कह दिया कि हम उनको भरण पोषण राशि देंगे, वो स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए 25% सीटें आरक्षित हों। ये उसके शिक्षा के मूल अधिकार के क्रियान्वयन की बात आ गई। स्टालिन की परिभाषा में मैंने बार बार बेरोजगार और भूख और रोटी की चिंता की बात कही। ये रोजगार का अधिकार, चाहे उसके फर्स्ट फेज के अंदर नरेगा आया, इसको आजकल महात्मा गांधी नरेगा हम कहते हैं, ये उसकी पहली सीढ़ी थी। जहां तक मैं उस कानून और उस कानून के भाव को समझता हूं, चाहे हमने उसे किसी भी दृष्टि से उसको आलोचना में डाला, उसकी समालोचना की, कुछ भी की, हर व्यक्ति को पेट की आग तो बुझानी पड़ेगी, चाहे वो सक्षम बन पाया या नहीं बन पाया, उसके लिए उसका रोजगार सुरक्षित होना चाहिए। हम अमेरिका को विकसित देश क्यों कह देते हैं? वो इसलिए कह देते हैं कि वहां यही जो भविष्य की सुरक्षा की बात कर रहे थे, वो सुरक्षा की गारंटी है। किस चीज के लिए है? कि एक व्यक्ति ने 100 दिन रोजगार कर लिया, 100 दिन रोजगार आवश्यक रूप से सरकार देगी, और यदि बाकी 265 दिन वो रोजगार नहीं करता है तो उसके सापेक्ष उसको भरण पोषण भत्ता मिलेगा। आपकी क्या हो गई? सुरक्षा हो गई। आपका सरकार का दायित्व होगा कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, आपको चिकित्सा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और वो चिकित्सा भी कैसी होगी, मैं आपको कंक्लूड भी करूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मुझे कुछ बहुत, जब बचपन में था, एक कहानी और उपन्यास लिखने की आदत थी। एक कहानी लिखी, उसकी मैं आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता रहा हूं कि एक किसी सड़क के फुटपाथ के ऊपर एक मोची है, बच्चा है 17, 18, 19, 20 साल का, वो रोज बूट पॉलिश करता है। एक उसके सामने एक बहुत बड़ी एक कोठी है, उसमें उसकी हमउम्र एक बच्ची है, वो उसे रोज देखती है, और दोनों के बीच में एक बेजुबान आकर्षण हो जाता है। कुछ दिनों के बाद वो बच्चा नजर नहीं आता, वो बच्ची उसकी तलाश करती करती उसका पता करती कि वो कहां गया। पता लगता है कि कोई ट्रक वाले ने उस बच्चे को कुचल दिया और वो किसी अस्पताल में भर्ती है। वह उससे मिलने जाती है। अब सारी कहानी जो मैंने संविधान में बात कही, समाजवाद, उस पर आ जाती है। कितना वेदना का विषय है कि वहां भी अलग अलग वार्ड हैं। धन और सुविधा के अनुसार से हमारे नागरिकों में विभेद है, और यही तो हमारे लोकतंत्र को सही ढंग से हमें उसका आनंद नहीं लेने दे रहा। इसी संबंध में मैं आगे बात कर रहा था कि इस तरह से कानूनों का विकास हो रहा है, समय के साथ में विकास होगा। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि कानून, ये मानवाधिकार जिनको हमने बहुत गहराई से समझने का प्रयास किया होगा, परिभाषाएं तो आपको पुस्तकों में मिल जाएंगी, अब लागू कैसे हो, प्रश्न ये उत्पन्न होता है। आपके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका है, आर्टिकल 226 हाईकोर्ट के अंदर आपको रिट की अधिकारिता दी गई है, आर्टिकल 32 के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में आपके अधिकारों के, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए याचिका की अधिकारिता देता है। इसके अलावा भी 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लाया गया, जिसके माध्यम से आपको 2 स्तरीय ढांचा दिया गया है।
एक राष्ट्रीय और दूसरा राज्य मानव आयोग का। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति अध्यक्ष होते हैं, एक न्यायाधिपति होता है और सदस्य नियुक्त होते हैं जो सरकार द्वारा किए जाते हैं। इसी तर्ज के ऊपर राज्य में भी एक राज्य मानवाधिकार आयोग बना हुआ है और वो मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार से संबंधित समस्याओं पर सुनता है, लेकिन उन समस्याओं को सुनने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी समस्याएं जो मानवाधिकार से संबंधित है, लेकिन जैसा मिश्रा जी कह रहे थे, अस्पष्ट अनाम छद्मनाम आपने किसी नकली नाम से कर दी, अस्पष्ट नाम से कर दी, मानवाधिकार आयोग उस शिकायत को नहीं सुनेगा। अपठनीय तथा जो सर कह रहे थे अकारण परेशान करने वाली शिकायतों पर मानवाधिकार आयोग संज्ञान नहीं लेगा। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग यदि पहले किसी विषय पर निर्णय कर चुका है तो दोबारा उसको नहीं सुनेगा। सिविल विवाद जैसे संपत्ति के अधिकार, संविदात्मक बाध्यताएं, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित सेवा मामले, श्रम और औद्योगिक विवाद, आरोप किसी लोक सेवक के विरुद्ध न हो और जहां अभिकथनों के मानव अधिकारों के विनिर्दिष्ट अतिक्रमण का मामला नहीं बनता हो और जो मामले पहले से किसी न्यायालय में विचाराधीन है, मानवाधिकार आयोग ऐसे प्रकरणों को नहीं सुनता है। न तो राज्य मानवाधिकार आयोग सुनेगा एवं न ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सुनेगा। सुनवाई का बहुत छोटा सा तरीका है कि जो मानवाधिकार के विषय हैं और उनके तृतीय पक्ष भी उसकी शिकायत कर सकता है और जो स्वयं पीड़ित है वो भी शिकायत कर सकता है। आप किसी भी ह्यूमन राइट कमीशन की साइट पे जाएं, एक बहुत साधारण सा प्रोफार्मा है जो आपके महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए जो फॉर्म होता है उससे भी बहुत कई गुना आसान है। उसमें तथ्यों के साथ में अपनी बात को रखें और मानवाधिकार आयोग उस पर संज्ञान लेता है और तत्परता के साथ कार्यवाही करता है। उसी की तर्ज पर मानवाधिकार न्यायालय है और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के उल्लंघन को सुनने के लिए भी अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायालय बने हुए हैं। ये कानून में है, मैंने आपको बताया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 और मानवाधिकार आयोग की बात अंतरराष्ट्रीय मामलों में भी बताई। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इसका दूसरा विषय सूचना के अधिकार कानून की प्रासंगिकता। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम जिस समय बन रहा था मैं उस कानून का बड़ा समर्थक रहा हूं, क्योंकि लोकतंत्र और या किसी भी राज्य की या किसी भी व्यवहार की आपसी बातचीत, यदि हम परिवार की भी बात करें तो परिवार के सदस्यों में पारदर्शिता होनी जरूरी है और वो पारदर्शिता के लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को सूचना मिले कि क्या हो रहा है, जो सूचना उसके जानने के लिए आवश्यक है। अब होता क्या था कि आपने पहले सुना कि विधानसभा में, हमारी संसद के अंदर प्रश्न पूछे जाते थे किसी भी प्रक्रिया के बारे में, किसी भी कार्य के बारे में। आपका एमएलए, आपका एमपी, आपका सांसद प्रश्न पूछ सकता था और सरकार को जवाब देना होता था उसका संबंधित विभाग से लेकर। यह अधिकार हमारे केवल जनप्रतिनिधियों की मुट्ठी में था, आम व्यक्ति के हाथ में नहीं था। और यह अधिकार अब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत, जिसमें हमारे राजस्थान में राजस्थान सूचना का अधिकार नियम 2005 में ही प्रवर्त हो गए थे, प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह सूचना मांगे जाने का औचित्य बताए बिना कुछ जो प्रतिबंधित मामले हैं उनको छोड़कर सूचना प्राप्त कर सकता है। उस सूचना के लिए, मैं राजस्थान की बात करूं तो सूचना के लिए आपको 10 रुपए, और यदि आप किसी प्रमाणित प्रतिलिपि मांग रहे हैं तो उसके लिए 2 रुपए पर पेज आपको अदा करने होते हैं।
और वह अदा करके आप संबंधित विभाग से सूचना मांग सकते हैं। संबंधित विभाग 30 दिवस की अवधि में अपने लोक सूचना अधिकारी जो संबंधित विभाग के हैं वो सूचना प्रदत्त करते हैं। यदि वो सूचना प्रदत्त नहीं करते या आप उस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अगर राज्य से संबंधित मामला है तो राज्य सूचना आयोग के यहाँ अपील दायर कर सकते हैं। केंद्र से संबंधित मामला है तो उसकी केंद्रीय सूचना आयोग को अपील की जा सकती है। यह एक महत्वपूर्ण हथियार है। लेकिन मैं यहां फिर कि हमारा उस स्तर को उपयोग करने का सही मकसद होना चाहिए। आपके पास में हथियार है, वो किसके लिए दिया गया? आपकी आत्मरक्षा के लिए दिया गया है, बवाल पैदा करने के लिए नहीं। आपके उसके लिए दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब मानवाधिकारों के संबंध में मैं उदाहरण दूं, आपको एक बहुत जोरदार उदाहरण दूंगा, शायद उससे आप बात कंक्लूड हो जाएगी। हमारे यहाँ एक राजस्थान पत्रिका के हनुमानगढ़ के डेस्क पे बहुत लंबे समय तक काम किया एक अमरपाल सिंह वर्मा साहब। उसके बाद में वो गंगानगर के उप संपादक रहे, नागौर और जोधपुर एडिशन के संपादक रहे, और उसके बाद में विधानसभा को भी उन्होंने कवर किया और उनकी लेखनी में बहुत दम था। वो जब गंगानगर में थे तो उन्हें एक सूचना मिली कि पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके कोई बच्चा आ गया और वो उस बच्चे को प्रशासन क्या करे, उनके लिए भी बड़ी मुसीबत हो जाती है कि इसको कैसे तो पाकिस्तान को देंगे, कैसे पता लगाएंगे। उन्होंने उठाकर उसको जेल में डाल दिया। ये बात कहीं से अमरपाल सिंह वर्मा साहब को पता लग गई और उन्होंने कहा कि ये तो बच्चा तो ह्यूमन राइट्स कोई सीमाओं में तो बंधे हुए नहीं है कि भारत के व्यक्ति के, पाकिस्तान के व्यक्ति के नहीं है, तो उसका ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। और उन्होंने प्रशासन के सूचना अधिकारी से उस बच्चे के बारे में, उसकी आयु और इत्यादि सब के बारे में सूचना मांग ली। आप सब जो लोग जानते हैं कि न्याय किशोर बोर्ड बना होता है, बच्चों के लिए बाल संरक्षण गृह होते हैं, उन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता। अंतोगत्वा वो मामला उस सूचना के अधिकार से जब सामने आया तो प्रशासन के राजस्थान से लेकर दिल्ली तक के रोंगटे खड़े हो गए कि ये हुआ क्या। और अंतोगत्वा उस बच्चे को वहां से बाहर किया गया, पाकिस्तानी उच्च आयोग से संपर्क किया गया और उस बच्चे को अपने घर पहुंचाया गया। ये सूचना के अधिकार की प्रासंगिकता। बाद में तो ऐसी स्टोरी पे आपने एक फिल्म भी देखी होगी जिसमें कश्मीर का फिल्म का कांगन करते हुए एक बच्चा भारत आ जाता है। अब इस मेरे उदाहरण को, उस फिल्म को देखकर उसके दर्द से समझना कि यदि ये सूचना, इस सूचना के अधिकार नहीं होता और उसका सही उपयोग नहीं हुआ होता तो उस बच्चे की जिंदगी क्या होती। ऐसे बहुत से प्रकरण हो सकते हैं जो आपके दिमाग में आते हैं। उनको क्रियान्वित करने के लिए आपको लगता है कि कहीं, क्योंकि बहुत से कारण होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अधिकारी या सरकार कोई मैलाफाइड इंटेंशन से ही काम करती है। कई बार उस काम की प्राथमिकता नजर नहीं आती होती तो दूसरे काम की अनदेखी हो जाती है और उस अनदेखी से बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं। मैं जिस विषय पर काम कर रहा हूं उस विषय को मैं बाद में लेना चाह रहा था, लेकिन उससे जुड़ी हुई एक बात मैं और कहूंगा। एक किताब है, किरण बेदी की लिखी हुई किताब है। वो किताब उन्होंने एक नवज्योति नाम की संस्था बनाई थी और दिल्ली में जब वो तिहाड़ जेल में सुप्रिंटेंडेंट के पद पर कार्यरत थी तो उन्होंने वहां बंद कैदियों के जीवन पर काम किया। उस संस्था के माध्यम से उसके तथ्यों पर लिखी हुई वो किताब है। मैंने वो पुस्तक पढ़ी। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम झूठ भाषण दे रहे हैं। उसमें अनेकों ऐसे उदाहरण थे जिनको हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां अपराधी न होते हुए अपराधी बना देती हैं और एक बार जेल की सलाखों के पीछे जाने के बाद उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है, वो अपराध की दुनिया में आते हैं। ये ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। देखिए, हम तर्क और कुतर्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम कुतर्क के लिए कह सकते हैं कि साहब
उस आतंकवादी का ही मानवाधिकार है क्या? उसने जिन लोगों को मारा उनका मानवाधिकार नहीं है? मानवाधिकार दोनों के हैं। उनका भी मानवाधिकार था, उसने हनन किया, उसका भी मानवाधिकार है कि वो सुना जाएगा, उसकी बात होगी, उसकी रखी जाएगी, उसके दर्द को भी समझा जाएगा कि वो उस दिशा में क्यों है। ये आपको कुछ बात अटपटी लग रही होगी, लेकिन ये यथार्थ है। बहुत से उदाहरण होते हैं, मैं तो खुद अपने वकीलों के खिलाफ भी इस बात को बोलता हूं कि किसी वकील ने अपराध कर लिया और बहुत सी बार एसोसिएशंस ये कह देती हैं कि साहब कोई वकील नहीं होगा। क्यों? उस व्यक्ति का ह्यूमन राइट नहीं है, कानून ने दिया है। ये भाव कैसे पैदा होगा? ये इस परिभाषा से नहीं होगा, ये मानवाधिकार को पढ़ने से नहीं होगा, ये जब विषयों को पढ़कर उनका विश्लेषण करोगे तब होगा। और दूसरा निवेदन करूंगा कि ये जो सोशल मीडिया की दुनिया में बिना तथ्यों के तथ्य आपके सामने आ रहे हैं, उनसे दूर हटकर दुनिया की सबसे अच्छी कोई मित्र हैं तो वो पुस्तकें हैं। और वो पुस्तकें हैं जो हमारे उन राइटर्स ने लिखी जिन्होंने जीवन की दुनिया के लिए, इस दुनिया की अच्छाई के लिए संघर्ष किया, इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। उनको पढ़ना जरूरी है। हो क्या रहा है, यह वेदना का विषय है कि हम उसको पढ़े बिना आलोचना और समालोचना में लगे हुए हैं, गलत तथ्यों को लेकर लगे हुए हैं। जिसने गांधी दर्शन पढ़ा है वो कोई ये नहीं कहेगा कि पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू में झगड़ा था। जिसने उस रियल हिस्ट्री को पढ़ा है, विचारों का मतभेद मनभेद नहीं हो सकता, दोनों का उद्देश्य एक था, दोनों का काम एक था। आपको ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पैदल चलकर पटेल के घर जाया करते थे मिलने के लिए। ये केवल इस विषय की बात नहीं है। बहुत से लोग चलते ही कह देते हैं कि हमारा संविधान क्या है कि नकल करके बना लिया। अरे उसको पहले पढ़ो, उसका क्या मर्म है, उसके मर्म को समझने की कोशिश करो। हमें उन दार्शनिकों को पढ़ना होगा और जब उनको पढ़ेंगे तब हमारे दिमाग की खिड़कियां खुलती जाएंगी। इसमें छोटी सी सेल की तरह से कितने पोर्स होंगे, और जितना पढ़ेंगे उतना उन पर मंथन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उतनी खुलेंगी और उतना ही हम मानवाधिकार के करीब पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर हर चीज की मर्यादा होती है। किसी के अधिकार का, किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आज से 20 साल पहले, अंतिम बात कहूंगा, इसको कोई अन्यथा ना ले, इसको गलत अस्तर के रूप में इस्तेमाल भी न करें। 20 साल पहले या 30 साल 40 साल पहले अंतरजातीय विवाह एक अपराध की तरह समाज देखता था। क्या वह किसी राइट का उल्लंघन नहीं था? आज परिस्थितियां बदल गई हैं, आज हमारी सोच बदल गई है। हमने उस राइट्स को भी समझ लिया है, हमने प्यार करने के अधिकार को भी समझ लिया है, हमें वो भी ह्यूमन राइट्स लगने लगा है। दुनिया तो टिकी भी उसी पर है। इसीलिए मैं अंत में वही बात कहूंगा, अपनी बात को विराम देता हूं। इस दिमाग की खिड़कियों को उन किताबों से खोल लो, हम ह्यूमन राइट्स के करीब भी पहुंच जाएंगे और उनका संरक्षण भी कर देंगे और आप सब उसके योद्धा भी बन जाओगे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे मानव अधिकार के संदर्भ में सूचना के अधिकार की प्रासंगिकता विषय पर सामाजिक कार्यकर्ता संजय आर्य का व्याख्यान। बने रहें हमारे साथ।